नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट अनिल चर्चा। आज की चर्चा में हमारे साथ स्टूडियो में दो हमारे न्यूज़ लॉन्ड्री के साथी शार्दुल और अवधेश। आप दोनों का स्वागत है चर्चा में, शार्दुल और अवधेश। हेलो जी शुक्रिया। और इसके अलावा ऑनलाइन हमारे साथी स्मिता शर्मा जुड़े हैं। स्मिता, आपका भी चर्चा में 2 हफ्ते के गैप के बाद स्वागत है। थैंक यू। मैं अपने गैप्स के लिए बदनाम हो चुकी हूँ। जल्दी जल्दी दो चीज़ें साझा करना चाहता हूँ। एक तो आप लोगों के लेटर आना बंद हो गया है फिर से। अपने लेटर्स ज़रूर हमें भेजें, हम उसको चर्चा में शामिल भी करते हैं और उससे हमें बहुत चीज़ें सीखने समझने में भी मदद मिलती है। तो जो लेटर चर्चा के लिए आप भेज सकते हैं, उसमें सीधा सीधा एक तरीका है कि आप www.newslaundry.com/podcast-letters यहाँ पर जाएं और सीधे हमको आप अपने मेल भेज सकते हैं, या फिर और भी सीधा तरीका है कि podcasts@newslaundry.com पर आप हमें अपने लेटर्स मेल कर दें। सब्जेक्ट लाइन में चर्चा लिखें ताकि वो सीधे हमारे पास आ जाए। दूसरी जानकारी ये है कि हमारा नया अनिल सेना प्रोजेक्ट, जो कि मोदी 2.0 रिपोर्ट कार्ड, 10 साल में मोदी सरकार के जो फ्लैगशिप स्कीम्स रही, भारत 2014 से 2024 के बीच में कहाँ खड़ा है, कहाँ खड़ा था, कहाँ से यह सफ़र शुरू हुआ था नरेंद्र मोदी का, उनकी जो बहुत सारी योजनाएं थी, बहुत सारी बिग टिकट स्कीम्स थी, वो उनका क्या स्थिति है, कहाँ तक पहुंच पाई, उससे कितना भारत बदला है, कितना लोग बदले हैं, लोगों का ज़िंदगी कितनी बदली है, इन सब को केंद्रित करते हुए हमारी एक बहुत बड़ी और विस्तृत एनएल सेना प्रोजेक्ट इस समय चल रहा है। तो हमारे इस एनएल सेना प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी पूरा करने में हमारी मदद करें। पाकिस्तान हमारा इमीडिएट पड़ोसी, हमारा अपना हिस्सा रहा है और उसकी राजनीति में गहरी दिलचस्पी रहती है भारत के लोगों को की भी। जिन परिस्थितियों में वहाँ के चुनाव घोषित हुए और हुए, वो कुछ इस तरह के इशारे दे रहे थे कि शायद एक बार फिर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जो नवाज शरीफ की पार्टी है, वो इस बार सरकार बनाने में सफल होगी, उनकी वापसी होगी। उम्मीद सिंध की इलाके में वर्चस्व रखने वाली पीपीपी को भी थी, जो कि बेनजीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो जिसकी कमान संभाल रहे हैं। और इसके अलावा इमरान खान की पार्टी थी, जिनको कि काफ़ी हद तक साइडलाइन करने की कोशिश की गई थी। इस पूरे चुनाव में उनका चुनाव निशान तक ले लिया गया था, लेकिन उनके समर्थित उम्मीदवार निर्दलीय लड़ रहे थे। और मज़े की बात है कि कल बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने मतदान किया। हिंसाएं भी हुई, जिसका जिक्र शार्दुल ने किया कि बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, लोगों की मौतें भी हुई हैं। इन सब के बावजूद बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने वोट डाला है। तो पाकिस्तानी आवाम के नज़रिए से अगर देखें तो लोगों का एक बहुत बड़ा भरोसा हमेशा इलेक्शन और उस में दिखता है, जमहूरियत में यानी लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में नज़र आता है कि उनके अंदर की एक इच्छा, हालांकि वो सही नहीं हो पाती। 70 75 80 साल में बार बार आर्मी उसको चूना लगाती रहती है, उसकी हवा निकालती रहती है लोकतंत्र के उस पूरे आंदोलन की। आज की तारीख में इमरान खान के खिलाफ साइफर केस, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए उनके कन्विक्शंस हो रखे हैं। उनके खिलाफ पिछले साल मई में जब हिंसा भड़की, जब पैरामिलिट्री रेंजर्स ने उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अरेस्ट किया, उसके तमाम आरोप उनके खिलाफ भी हैं, उनके पार्टी वर्कर्स के खिलाफ है। उनके पूरी की पूरी पार्टी की टॉप ब्रास ही देखे, या तो लोगों ने पार्टी छोड़ दी, या तो लोगों को जेल में डाल दिया गया, वो जेल के पीछे हैं। और इसीलिए काफी सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं। यास्मीन रशीद 70 साल की हैं, वो लाहौर के उस नेशनल असेंबली की सीट से लड़ रही हैं जहां से नवाज शरीफ भी लड़ रहे हैं। और गुरुवार देर शाम तक जब रिजल्ट्स की इनिशियल ट्रेंड्स आ रहे थे, तो यास्मीन रशीद दरअसल लीड कर रही थी, हाँ, जेल के पीछे होते हुए भी। तो नवाज शरीफ, जिनकी हम सेफ कमबैक की बात कर रहे हैं, इस बार इस पूरे इलेक्शन कैंपेन में देखिए, नवाज जब जब चुनाव लड़े हैं इन कई सालों में, करगिल के बाद से उनका एक प्लैंक रहा है कि सेना के खिलाफ नवाज बोलते हैं, एंटी मिलिट्री एक प्लैंक रहा है। इन चुनावों में वो बदल गया। बिल्कुल। इन चुनावों में वो जब से लंदन से लौटे, उनके खिलाफ जितने आरोप थे वो गिरा दिए गए। वो चुनाव लड़ सकते हैं, स्वास्थ्य अपनी ठीक करके वो लौटे हैं, और उन्होंने काफी मेजर्ड कर लिया। इस चुनाव में वो आर्मी के खिलाफ खुलकर नहीं बोल रहे थे। वो काम कौन कर रहा था? वो इमरान खान कर रहे थे। दूसरी बात है, काफी सारे लेसन सीखने के लिए यहाँ पर, जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया, क्योंकि ग्राउंड पर उनकी स्थिति इतनी बुरी हो रखी थी, उसको इतना क्रैकडाउन कर रखा था रिजीम ने। तो डायस्पोरा का सपोर्ट, डायस्पोरा से पैसा लेकर सोशल मीडिया पर किस तरीके से कैंपेन खड़ा किया। अब जिन रुझानों की हम बात कर रहे हैं,
देखिए, आमतौर पर पाकिस्तान चुनाव में ये होता है कि शाम के 5 या 6 बजे तक चुनाव खत्म होते हैं और स्थानीय समय रात के 10 बजे तक लगभग चुनाव घोषित हो जाते हैं। आपको पता चल जाता है कि कौन जीतने वाला है और विक्ट्री स्पीचेस शुरू हो जाती हैं। तो नवाज शरीफ की विक्ट्री स्पीच, राजनीतिक स्पीच तैयार थी, उन्होंने कैंसिल हो वक्त गई तय वो। कर रखा था कि इस वक्त मैं स्पीच दूंगा। हाँ, वो कैंसिल हो गई। वो स्पीच वो कैंसिल हो गई क्योंकि जो रुझान आने लगे, टीवी पर, इंटरनेट पर बैन था, मोबाइल दिन भर बैन था, सस्पेंडेड था, जिसको लेकर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने, पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स कमीशन ने, सबने सवाल खड़े किए थे कि ये कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ। तो टीवी पर जो रुझान आ रहे थे उसमें दिखाया जा रहा था कि जो नेशनल असेंबली है उसके 266 में से 125 सीटों पर इमरान खान के जो तमाम बैक इंडिपेंडेंट्स है वो लीड कर रहे थे। सिर्फ 44 सीटों पर नवाज की लीड दिखाई जा रही थी और 28 सीटों पर पीपीपी की लीड दिखाई जा रही थी। तो ये मैसिव था। ये जैसे ही खबरें आने लगी, माहौल बदला। रावलपिंडी ने ये नहीं देखा था कि इमरान के लिए समर्थन इस तरीके से जो है उभर कर सामने आई। हम्म। और अचानक से खबरें आने लगी कि जो मीडिया के कर्मी काउंटिंग बूथ्स के बाहर खड़े थे उनको वहां से हटाया जाने लगा। पोल्स बिल्कुल स्लो डाउन हो गया। पाकिस्तान में इसके अलावा और भी कई दिक्कतें, बहुत सारी का जिक्र स्मिता ने लगभग सभी का किया। एक मैं और याद दिलाना चाहूँगा, आपको भी अच्छे से याद होगा, पिछले साल वहाँ पे बहुत भयंकर बाढ़ आई थी जिससे वहाँ की आर्थिक व्यवस्था और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया। तो मतलब जैसे पॉजिटिव वर्क में कहते हैं ना सोने पे सुहागा, तो ये बिल्कुल उल्टा है। वैसे ही हालत ख़राब थी और ज़्यादा कोड़ में खाज। हाँ, कोड़ में खाज। और 40% वहाँ की जनसंख्या जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है और करीब 44% ही वोटर 30 साल और उससे कम के हैं, 30 या 35 साल। तो ये जो डाइकोटमी वहाँ बनी हुई है और लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हम करें क्या, क्योंकि इंस्टीट्यूशन एक के बाद एक फेल होते जा रहे हैं और इसका कोई तो क्रेशेंडो आएगा। कम से कम मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा। पाकिस्तान में इस बार जो पीटीआई है, इमरान खान की पार्टी, वहाँ भी मतलब इन लोगों के साथ भी कुछ इसी तरह की जांचियाँ हुई कि उनको जेल में डाल दिया गया। जेल में डालने के साथ साथ इनको भी कैंपेन नहीं करने दिया, इनको भी प्रचार प्रसार से मना कर दिया गया। यहाँ तक कि मतलब इन लोगों ने मतलब इनके कैंपेन की तारीफ़ करनी होगी, प्रचार प्रसार की, कि किस तरह इन्होंने डोर टू डोर मतलब जाके लोगों से कनेक्ट किया, सोशल मीडिया का इस्तेमाल हाँ, और सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। जबकि हम अगर 2018 की बात करें, जब पिछली बार इलेक्शन हुआ था, तो मतलब मुझे याद है जब पीटीआई का एक सोशल मीडिया पे कुछ इन्होंने अपने पेजेस बनाए थे, तो मैंने इनको फॉलो किया था। तो मैं देखता था रात को 12-12 बजे, 1-1 बजे भी ये लाइव बैठे रहते थे लोग। इस तरह का मतलब उस समय इमरान खान का पाकिस्तान में क्रेज़ बढ़ा था। और हमने देखा था कैसे एक बस के ऊपर, कभी किसी फ्लाईओवर के ऊपर खड़े होके, और मतलब इस तरह की तस्वीरें आती थी कि रात में 12-12 बजे भी मोबाइल की रोशनी मतलब इस तरह दिखाई जाती थी। मतलब इमरान खान का इस तरह क्रेज़ बढ़ रहा था और इस बार उसी चीज़ को पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया। और उसके बावजूद इस तरह मतलब मैं देख रहा था, मेरे ख्याल में 150 के आसपास वो बढ़त बनाए हुए हैं। तो हमारा जो अगला विषय है वो है उत्तराखंड की सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड वहाँ की असेंबली में पास कर दिया है, वो कानून बन चुका है। मैं चाहूँगा कि उसके बारीकियों में हम जाएं, उससे पहले शार्दुल, आप अगर जो इस कानून के बारे में आपने अध्ययन किया है, पढ़ा है, उसमें क्या पाया, क्या अच्छा क्या बुरा? जो बातें मुझे इतनी ठीक नहीं लगी, कम से कम है कि ट्राइबल समुदाय को, आदिवासी समुदायों को इसके बाहर रखा गया है, जो मुझे नहीं समझ आता क्यों। भाई ये बात ठीक है कि उनके अपने बहुत पुराने कस्टम हैं, पर कभी ना कभी तो लाइक मानव की एग्जिस्टेंस ही प्रोग्रेस के लिए है ना, आपको कभी ना कभी तो उसमें सुधार करना होगा। तो ये है। और आर्टिकल का 366 और 142 उन्हें संरक्षण देता है इस चीज़ के लिए। अब मुख्यमंत्री ने खुद कहा, पुष्कर सिंह धामी ने, कि हम किसी के कस्टम में दखल नहीं दे रहे। अब इसमें एक बात उठती है, मान लीजिए कोई कस्टम पुराना हो तो, जैसे कि राजस्थान के काफ़ी इलाकों में और कुछ ट्राइबल समुदाय में भी बच्चियों की शादी बहुत जल्दी कर देते हैं, जो एक बड़ी समस्या है हमारे देश की। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि हम रीति रिवाजों को नहीं छेड़ेंगे, और वो भी अगर वो मॉरालिटी और पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ ना हो, ये इतना एम्बिगुअस है। मतलब क्या मॉरालिटी से क्या मतलब है आपका? यानी कि रजिस्ट्रार डिसाइड करेगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो टैक्स चोरी का एक बहुत बढ़िया तरीका है और भारत सरकार का पेपर भी कहता है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंतर्गत काफ़ी टैक्स एक्सचेकर से चला जाता है, लोग नहीं देते टैक्स, उसको भी ये नहीं छुएगा। ये 3 बातें खासतौर से हैं जो
ये बिल नहीं छूता। इस कानून में कुछ कन्फ्यूज़न भी है। शादी की बात करते समय तो जेंडर न्यूट्रल टर्म्स का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जब LGBT कम्युनिटी की बात आती है तो उसको भी इस कानून से बाहर रख दिया, जो मुझे बात समझ नहीं आई। भाई अगर कोर्ट ने मान्यता दे दी है कि इस तरह की रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट करती हैं और उन्हें समाज में वैसा ही पहचान मिलनी चाहिए जैसे डिक्रिमिनलाइज भी कर दिया है। हाँ, नहीं, उसे वैसी ही पहचान मिलनी चाहिए जैसी हेटेरोसेक्सुअल कपल की होती है, तो फिर आप उन्हें इस कानून से बाहर क्यों रख रहे हैं? इससे तो उनकी और एक्सप्लॉयटेशन की चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना। उत्तराखंड में कोई भी अगर कपल रह रहा हो लिव इन, या उत्तराखंड का कोई नागरिक किसी और स्टेट में रह रहा हो, तो साथ रहना लिव इन रिलेशनशिप के 1 महीने के अंदर आपको अपने एरिया के रजिस्ट्रार के पास जाकर उसे रजिस्टर कराना होगा। फिर उस सूचना के बाद रजिस्ट्रार इसे पंजीकृत करेगा और इस मामले में वो अपनी तरफ से तहकीकात भी कर सकता है। और ये रिश्ता प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के तो अंदर नहीं आता, पर अगर आपकी उम्र 21 से कम है और 18 से ज्यादा है तो रजिस्ट्रार आपके गार्जियन और माँ बाप को सूचना देंगे, ज्ञान देगा। अगर आपका प्रेम संबंध या लिव इन रिलेशनशिप खत्म होती है तो फिर आपको रजिस्ट्रार को सूचित करना है और वो लोकल थानेदार को सूचित करेगा, जिससे कि आपका रजिस्टर मेंटेन हो सके। कोई लड़की किसी अपनी मन से, अपनी सहमति से, अपनी पसंद से किसी के साथ रिलेशनशिप में कुछ दिन रही, बाद में उनके बीच में अनबन हो गई, उनको लगा कि उनका रिश्ता ठीक नहीं है, उनके बीच नहीं चलेगी, बात खत्म हो गई। अब अगर ये सारी चीज़ें कोर्ट में हैं, आगे से किसी भी लड़की का कहीं कोई संबंध है, कोई रिश्ता बनने वाला है, कोई ये जिस तरह का समाज दकियानूस और रूढ़िवादी है, और मैं उसमें कहना जाके लोग इस तरह के रजिस्ट्रार से लोग खोज ढूंढ के निकाल के, और किसी लड़की की पूरी लाइफ इस पर रून हो सकती है। ये सारी चीज़ें सोचने का काम उन लॉ मेकर्स का, जो इस तरह के बकवास, मूर्खतापूर्ण, मतलब इलॉजिकल कानून बना के और बकवास करते रहते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने जाने क्या मास्टरपीस दे दिया, उससे पूरा समाज बदल जाएगा। अगर कल को इस रिलेशनशिप में जो है कोई इंटरफेथ कपल हो तो उसके कॉम्प्लिकेशंस और कितने ज्यादा डेंजरस हो जा सकते हैं आज की तारीख में, जब आप लव जिहाद की बातें करते हैं। क्योंकि वो इंटरफेथ कपल अगर चाह रहा होगा कि हम 2 साल बाद जाकर जो है स्पेशल मैरिज एक्ट की तहत, भाई स्पेशल मैरिज एक्ट तो गैर कानूनी नहीं है ना, कानूनी प्रावधान है कि आप इंटरफेथ मैरिजेस कर सकें। आप उन लोगों के से जो है आप वो अधिकार छीन ले रहे हो। ये बुलिंग मेंटालिटी है। मैं यूसीसी के खिलाफ इतना आउटरेज्ड इसलिए भी हूँ कि ये वो कोर रीजन है जिस वजह से मैंने संघ में जाना छोड़ा था। मुझे डेटिंग इतनी पसंद थी भाई, कमाल है यार, तुम लड़कियों से बात भी नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? उनको छोड़ दिया। आई होप आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर डेटिंग लाइफ शार्दुल। अरे भैया वो तो बहुत पुरानी बात हो गई, अब तो बुढ़ापा आ गया। आजकल तो जमाना यहाँ तक बढ़ गया कि संघ वाले अब चाह के भी आपको रोक नहीं सकते। अब तो डेटिंग वाले ऐप भी हैं बहुत सारे, मैंने सुना है। क्या नाम है उसका? आशीष ही है जो यूज करता है हमारे यहाँ पे। ये कानून बनाने वाले तो जानते नहीं फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स भी कुछ होता है। टिंडर है, बम्बल है, हिंज है, बहुत सारे। टिंडर, बम्बल, हिंज, 3 नाम सामने आए। वाह, इसका मतलब तुम सब, मतलब यार शार्दुल इस उम्र में भी, मतलब तुम अभी डेटिंग एक्ट पे ही तो अभी जिंदगी। आपने भी वो अंकलों वाली बात कर दी। लाइक देयर इज नो एज लिमिटेशन टू एंजॉयिंग लाइक रिलेशनशिप। मुफ्त में बस इतना ही। अगर आप पूरी चर्चा सुनना चाहते हैं तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप हमारे ऐप पर इस पॉडकास्ट को सुनें, और तमाम हमारे जो पॉडकास्ट हैं उसको हमारे ऐप पर सुनें। यह गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर सब जगह उपलब्ध है। न्यूज़ लॉन्ड्री किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं लेता, ना किसी राजनीतिक दल का, ना किसी सरकार का, ना किसी कॉरपोरेशन का। हम सिर्फ और सिर्फ कोशिश करते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट का जर्नलिज्म करें, पब्लिक जनहित की पत्रकारिता करें, और इसके लिए लोग इसमें इन्वेस्ट करें, लोग पत्रकारिता में निवेश करें। उसका तरीका है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन के हमारे टैग पर जाइए, वहाँ पर अपनी मनचाही रकम पे कीजिए और न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन लीजिए, और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।